नमस्कार, आज है तारीख 27 सितंबर, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। हिजबुल्लाह से संघर्ष के बीच इस्राएली पीएम ने कहा, सीज फायर पर भी बातचीत रहेगी जारी, लेकिन नहीं रुकेंगे हमले। इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने कहा, The answer to this problem is removing Hezbollah from southern Lebanon. Hezbollah is a problem for the civilians of northern Israel. Hezbollah is a problem. पर नेतन्याहू के लिए फायदेमंद क्या है, सीज फायर या जंग? करेंगे विश्लेषण। वो ये चाह रहे हैं कि सीज फायर अगर ये होता है तो पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है सो उनका बिगड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वालों के सामने क्या है चुनौतियां? तो इस टाइम हमारा कश्मीर का कोई है ही नहीं। अगर मालिक इसका कहीं पैदा हो जाए, उम्मीद रखते हैं कि हमारा कुछ हो जाए। सुनेंगे मिस इंडिया यूनिवर्स को भी, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा ने अपनी जीत की घोषणा के बाद एक भाषण में देश के प्रति ईमानदार रहने की प्रतिज्ञा ली। 国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語り、 शिगेरू इशिबा कह रहे हैं, मैं लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए पूरी लगन और हिम्मत के साथ सच कहने के लिए और देश को एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाने के लिए काम करूंगा जहां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। पूरी मेहनत से काम करूंगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $8 अरब की सैन्य सहायता का एक बड़ा पैकेज दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि युद्ध में रूस नहीं बल्कि यूक्रेन की जीत होगी। Both these actions we make it clear we stand with Ukraine now and in the future. जो बाइडेन कह रहे हैं, हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि अभी और भविष्य में हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हमारा साथ महत्वपूर्ण है। रूस युद्ध में नहीं जीतेगा, हम हर कदम पर यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलेन तूफान की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हेलेन बहुत खतरनाक चक्रवातों की श्रेणी में शामिल है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक हेलेन तूफान के दौरान हवाएं 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। फ्लोरिडा के टेम्पा में गुरुवार रात हेलेन तूफान की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पॉस्को काउंटी में 65 लोगों को बचाया गया है। यूपी के हाथरस में प्राइवेट स्कूल के दूसरी क्लास के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई है। घटना 23 सितंबर की है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र के परिवार वालों का आरोप है कि काला जादू के कारण छात्र की हत्या की गई है। हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया, 23 सितंबर को डीएल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की हत्या कर दी गई। केस दर्ज कर लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही विभाग ने कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी हल्की बारिश का अंदेशा जताया गया है। और सिलीगुड़ी पुलिस ने बिहार के 2 छात्रों के साथ मारपीट के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रजत भट्टाचार्य के रूप में की गई है, जो बांग्ला पोखो नाम के एक भाषाई संगठन का सदस्य बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि दोनों छात्र एसएससी की परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे थे। जिस जगह ये छात्र थे और रुके हुए थे, वहीं मंगलवार की रात को अचानक रजत भट्टाचार्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दोनों ही छात्रों के साथ मारपीट की। I have a message for the Hamas captors. Let them go. Let them go. All of them. Those alive today must be returned alive. And the remains of those whom you brutally killed must be returned to their families. ये इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू हैं, जो इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे हैं। नेतन्याहू यहाँ कह रहे हैं कि हमास के साथ उनकी जंग अभी इस वक्त खत्म हो सकती है। बस हमास सभी बंधकों को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे, बंधकों को वापस भेज दे, वो वापस अपने घर, अपने लोगों के बीच आएंगे।
नेतन्याहू ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि वो इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनका देश जंग में है। लेकिन इसराइल के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी हो रही है, इसलिए वो अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने इसी दौरान कहा कि 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को जब तक रिहा नहीं करा लिया जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने पर लगभग सहमति बन गई थी। यहाँ ये बता दें कि सऊदी और इसराइल के बीच कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद फिर आगे बात नहीं बढ़ सकी। नेतन्याहू ने यहाँ बताया है कि 115 बंधक लौटे, जिनमें से 117 जिंदा बंधकों को इसराइल वापस लाया है। नेतन्याहू ने यूएन के मंच से ईरान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इसराइल नहीं पहुंच सकता। तो इस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे हैं और हम आपको आगे भी उनके भाषण से जुड़े अपडेट देते रहेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने इस भाषण से पहले ही कहा था कि हिजबुल्लाह के साथ, यानी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के बीच सीज फायर पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसराइल ने हिजबुल्लाह पे हमले भी नहीं रोके और इस्राएली सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में अपने हमले जारी रखे हुए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि उसने उत्तरी इसराइल में रॉकेट दागे हैं और वो अभी भी ये हमले जारी रखे हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू ने सीज फायर वाला जो बयान दिया है वो ऐसे समय आया है जब उन्होंने बीते ही दिन अपनी सेना से पूरी ताकत के साथ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने का निर्देश दिया था। जाहिर है कि उनके भाषण पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी और हमारी भी टिकी हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी कहा कि नेतन्याहू ने पहले सीज फायर को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अपनी ही सरकार के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के विरोध के बाद वो पीछे हट गए। जी हाँ, तो जैसा कि प्रियंका आपने बताया कि पॉडकास्ट में आज हम बात कर रहे हैं इसराइल और लेबनान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है। नेतन्याहू इसराइल में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री के अलावा देश के अन्य अधिकारियों के बयानों से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल सीज फायर दूर की बात है। इस सीज फायर में लेबनान एक तरफ शामिल है और दूसरी तरफ इसराइल। जी, सीज फायर की बात हमास के साथ भी चल रही है और फिलहाल जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू का बयान आया है वो हमास पर केंद्रित है, ईरान पर केंद्रित है। वो सीधे सीधे ईरान को बता रहे हैं कि हम आपके हर चप्पे चप्पे पे घुसकर हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान और हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जो अभी संघर्ष जारी है उसे कम कराया जाए, उस पर सीज फायर कराया जाए और किसी भी तरह से इस जंग को पूरे क्षेत्र पे, पूरे मध्य पूर्व में फैलने से रोका जाए। तो इस्राएली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के प्रवक्ता नदव शोशानी ने बीबीसी से कहा कि इस्राएली सीमा से हिजबुल्लाह को पीछे ढकेलना ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। The answer to this problem is removing Hezbollah from southern Lebanon. Hezbollah is a problem for the Israeli. नादाव यहाँ कह रहे हैं कि इस समस्या का जवाब हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हटाना है। हिजबुल्लाह उत्तरी इसराइल में लोगों के लिए समस्या है, हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों के लिए समस्या है। हम इस स्थिति में कैसे आए? ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ पहुंचे? हिजबुल्लाह ने इसराइल पर बिना उकसावे के हमले किए। उसने ऐसा बरसों तक हर दिन किया। हिजबुल्लाह ने पिछले साल ही हजारों रॉकेट, करीब 10,000 रॉकेट हम पर दागे, ऐसा उन्होंने अपने बयान में आगे कहा। प्रियंका, इसी बीच हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच हमले रुक नहीं रहे हैं, बल्कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए सिरे से हमले कर दिए हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि उसने एक लॉन्चर को भी निशाना बनाया, जिससे हाइफा समेत उत्तरी इसराइल के कुछ इलाकों में रॉकेट दागे गए थे। बिल्कुल। और दक्षिणी लेबनान में इस्राएली हमलों से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ ने लेबनान और सीरिया के बीच जो सीमा है वहां भी हमले किए हैं और सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस्राएली हमलों में उनके 5 जवान मारे गए हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने बेरूत के बाहरी इलाके में एक इमारत पर हमला करके हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के प्रमुख को मार दिया है। संघर्ष बढ़ने के बीच म्यूनिख में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दोनों पक्षों से सीज फायर पर सहमत होने के लिए कहा।
A full-scale war between LH and Israel could be devastating for. अमेरिकी रक्षा मंत्री कह रहे हैं लेबनान और हिजबुल्ला के बीच पूरी तरह से जंग छिड़ना दोनों ही पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकता है और ये पूरे क्षेत्र में लंबी जंग छेड़ सकता है। ये किसी के भी हित में नहीं होगा। बेहतर तरीका सीज फायर है, उस पर सहमत होना है जिससे कूटनीतिक हल निकलवाया जा सके, ऐसा उनका कहना है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में सोमवार से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि इजराइल के साथ दक्षिणी लेबनान में सीज फायर के लिए बातचीत अभी भी चल रही है। इजरायली वायुसेना का कहना है कि उसने गुरुवार को हिजबुल्ला के 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें 40 लोगों की मौत हुई है। सीज फायर को संभव बनाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी कोशिश में जुटे हुए हैं। मैक्रो ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान को दूसरा गजा नहीं बनते देखना चाहते। Mais la prolongation de la guerre à Gaza favorise une extension régionale du conflit extrêmement préoccupante, dont le Liban est la principale victime aujourd'hui. तो मैक्रो यहाँ कह रहे हैं कि गजा में जंग का लंबा खिंचना ही इस संघर्ष के पूरे क्षेत्र में फैलने की आशंका बढ़ा रहा है और लेबनान आज इसका मुख्य भोगी है। लेबनान में इजरायली हमलों से मारे गए आम लोगों की संख्या चौंकाने वाली है और मैं लेबनानी लोगों के साथ खड़ा हूँ। फ्रांस ने हमेशा हिजबुल्ला के एक्शन का भी विरोध किया है। फ्रांस अब लेबनान के गजा बनने के भी खिलाफ है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि सीज फायर के लिए कतर भी कोशिश में जुटा है और अब सऊदी अरब ने भी कहा है कि अमेरिका को युद्ध विराम के लिए और दबाव बनाने की जरूरत है। ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदार अल सऊद ने बीबीसी के रेडियो 4 प्रोग्राम में कहा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विफल हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब अब भी इस्राएल के साथ संबंधों को सामान्य करने के बारे में सोच रहा है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत सीज फायर पर ध्यान देने की है। देखिए सुमिरन, अभी नेतन्याहू ने भी अपने भाषण में बताया है कि सऊदी अरब से रिश्ते सामान्य करने पर बात लगभग बन गई थी। तो वहां के यानी कि ये बात तय है कि सऊदी के अधिकारी भी यही बात कह रहे हैं, नेतन्याहू भी यही बात कह रहे हैं। खैर, ये दोनों देश अपने रिश्ते कब सामान्य करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि नेतन्याहू से पहले लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही कहा था कि पूरा मध्य पूर्वी क्षेत्र संघर्ष की चपेट में आ सकता है। उन्होंने जल्द अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने न्यूयॉर्क में कई वैश्विक नेताओं के साथ एक चर्चा के दौरान कहा, يعيش لبنان هذه الأيام أزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه ورفاهيته। लेबनान फिलहाल जो संकट झेल रहा है वे उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। हमारे लोगों और हमारी समृद्धि का भविष्य खतरे में है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि हालात हाथ से न निकल जाएं और इस संकट पर काबू पाना असंभव हो जाए। तो जी देखिए, नेतन्याहू और उनके अन्य अधिकारियों के बयान से ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि इस्राएल इस संघर्ष के दायरे को बढ़ा सकता है। पर फिर नेतन्याहू सीज फायर की भी बात कर रहे हैं। तो युद्ध और युद्ध विराम की बात साथ साथ करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? अब से कुछ देर पहले मैंने बात की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा से। इजराइल का ये मानना है कि जो युद्ध है वो एकमात्र गारंटी है इजरायली सुरक्षा के लिए और इस वजह से जब तक वो वॉर में बने रहेंगे तब तक इजराइल सुरक्षित रहेगा। और उनका ये मानना है कि जो सारे उद्देश्य जब तक हम पूरे नहीं करते तब तक हम टॉक्स को डिनाई तो नहीं करते, लेकिन हम साथ साथ जारी रखेंगे। और वो क्या है बेसिकली कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होता गजा में या फिर लेबनान साइड से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो अगर जब तक नहीं रुकते हैं या आने वाले वक्त में जिस तरह की रणनीति उनकी अगेंस्ट होगी उस तरह के हालात में जब तक वो बने रहेंगे तब तक आने वाले वक्त में ये घटनाएं फिर होंगी। हालांकि दबाव उन पे चौतरफा है, चाहे वो वैश्विक राजनीति से हो, यूरोप से हो, अमेरिकी सरकार से हो और खुद जो उनकी भीतरी राजनीति है खासकर जो बंधकों की जो फैमिली हैं उनकी तरफ से हो। लेकिन उनका ये मानना है कि हम इस तरह के साइकिल में फिर से आ जाएंगे जब तक कि हम अपने सारे उद्देश्य पूरे नहीं कर पाते। तो ये युद्ध जो है सो ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन अगर सीज फायर हो जाता है तो क्या ये इस्राएल के हित में है?
देखिए इजराइल के हित में है, क्योंकि आम लोग और जो खासकर जो उनका दबाव है कि पीड़ित जो है वापस आए, जो एकदम गजा में अभी भी फंसे हुए हैं। ओवरऑल जो एक जो है वहाँ पे कि नॉर्मलसी होनी चाहिए, लेकिन इजराइल के हित में है, लेकिन नेतन्याहू सरकार के हित में है नहीं है, ये बड़ा एक अलग सा सवाल हो जाता है। क्योंकि अब हाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं लेबनान साइड से, उसमें कहीं ना कहीं लिकुड पार्टी फिर से वापस जो है सो बढ़ रही है। हालांकि नेतन्याहू की अभी भी जो है सो पॉपुलैरिटी कम है नेफ्तली बेनेट की तुलना में, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि सीज फायर अगर ये होता है तो पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है सो उनका बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी दबाव है वो उस लेवल पे नहीं है जिस हिसाब से दिखता है पॉपुलर नैरेटिव में, खासकर प्रेस में, या जो यूरोपियन दबाव है। क्योंकि साथ ही अभी जब इस दबाव की बात चल रही है, सीज फायर का दबाव है, अमेरिकी सरकार ने $5 बिलियन से ज्यादा की सैन्य मदद दी है। तो एक तरफ से आप सीज फायर का दबाव भी जारी रखना चाह रहे हैं, एक तरफ से आप सैन्य सहायता भी बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि जो आने वाला यूएस का इलेक्शन है, नेतन्याहू चाहेंगे कि अगर ट्रम्प सरकार की वापसी होती है तब तक जो है सो सीज फायर पूरी तरह से ना हो, और उनके अपने जो भीतरी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है तो शायद जो है सो वो कम्प्लीटली अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश करें। हिजबुल्लाह के हित में क्या है, सीज फायर होना या ना होना? देखिए हिजबुल्लाह ऊपरी तौर पे तो ये चाहती है कि ये सीज फायर हो, और उन्होंने ये कंडीशन भी, जो उनके हसन नसरल्लाह, उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि हम फायर रॉकेट तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक सीज फायर ना हो। हालांकि उसका दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह की ऑफेंसिव इजराइल की तरफ से हुई है हालिया में, जो घटनाएं घटी थी पेजर और अलग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के तौर पे, और दक्षिणी लेबनान है उसमें से जो है लाखों की संख्या में लोग जो है सो वहां पे निर्वासित हो रहे हैं। तो ये तो है कि वो, ये सीज फायर जो है हिजबुल्लाह इस बेसिस पे जरूर चाहेगी कि उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम मिले, जो उनको काफी क्षति पहुंची है उसको वो फिर से वापसी कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो हमास की तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके अपने काफी ज्यादा जो है सो रिजर्व फोर्सेस हैं, उनके सप्लाई चेन काफी बहुत ज्यादा तक जो है खुले हुए हैं सीरिया की तरफ से। तो और जितनी घटनाएं इजराइल की तरफ से घटेंगी, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को जो है सो एक लेजिटिमेसी जो चाहिए होती है वो लेबनान या उसके बाहर भी वो मिलती रहेगी। तो एक ऊपरी तौर पे तो हिजबुल्लाह जरूर चाहेगा, एक टाइम उनको चाहिए फिर से वापसी करने के लिए। क्या ईरान इस संघर्ष में सीधे आएगा या वो हिजबुल्लाह को मदद बढ़ा देगा? देखिए ईरानी सरकार का मानना है कि अगर उनके बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो हिजबुल्लाह या फिर हूती विद्रोही या फिर हमास के थ्रू ये बढ़ते चले जाते हैं, अगर पूरे हो रहे हैं, तो वो पूरी तरह से जो है सो डायरेक्ट वॉरफेयर में नहीं जाना चाहेंगी। क्योंकि अगर आप ईरानियन जो प्रेसिडेंट है उनका जो हालिया बयान है संयुक्त राष्ट्र में, यही कहना चाह रहे हैं कि वो वेस्ट से अपनी नजदीकियों को फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं। और जिस तरह की घटनाएं घटी थी हमास के लीडर के डेथ के बाद, थोड़ा सा कैलकुलेटेड मूव जो है सो ईरान की तरफ से अभी भी है। अगर इसराइल ग्राउंड डिवीजन करता है लेबनान में, तो ये किस तरह का हो सकता है? ये हालांकि बहुत ही मुश्किल सवाल है कि वो क्या पूरी तरह से जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि 2006 में जब उन्होंने ये किया था तो वो एक तरह से उनको हार ही मिली थी, अगर वो पूरी तरह से हार ना माना जाए फिर भी। तो और दूसरा ये है कि जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं वो काफी गुरिल्ला स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं और उस जगह को बहुत हद तक जानते भी हैं। और इजराइल के लिए ये है कि आने वाले अगर वो डायरेक्टली जाती है इसमें, तो हो सकता है उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे। तो जब से यहाँ मोदी सरकार आई उसने बहुत बड़े काम किए, अच्छे काम किए। यहाँ रोड भी आई, पावर आया। लेकिन उससे पहले कुछ यूजर्स के कमेंट ले लेते हैं।
सुमिरन, तो आप बताइए यूट्यूब के यूजर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे हमारे लिसनर्स में शामिल हैं दर्पण धानिक, जो कह रहे हैं कि मैं 1979 से पहले गल्फ वॉर से कार्यक्रम सुन रहा हूँ। वहीं MOS अकाउंट से लिख रहे हैं, मोहम्मद उनका नाम है, उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं 1990 से लगातार मैं BBC सुन रहा हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है जो इसराइल की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके शांति के प्रयास विफल रहे हैं। रमन गिरी हैं जो कह रहे हैं कि अब दुनिया को शांति बनाने के लिए अलग अलग कदम उठाने होंगे। और प्रियंका, आप कुछ कमेंट्स? जी, मैं फेसबुक के यूजर्स के कमेंट्स बताती हूँ, जहां राकेश दुबे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास संघर्ष के मामले में बटे नजर आ रहे हैं। वही रामचंद्र कुमावत का कहना है कि सीज फायर करवाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सीज फायर में सभी पक्षों की सहमति ही जरूरी है। वही कुलदीप सिंह जाखड़ का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध अब और भीषण है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। तो अब कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं प्रियंका। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरण में हो रहे हैं। 2 बार मतदान हो चुके हैं, मतलब 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। खास बात यह है कि 10 साल में पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस केंद्र प्रशासित प्रदेश में है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। सीमा के पास कुछ वक्त पहले दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने से कतराते नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बदल गए हैं। जी, साल 2021 के बाद से पाकिस्तान और भारत ने बड़े पैमाने पर युद्ध विराम का पालन किया है। BBC के जुगल पुरोहित और दीपक जसरोटिया ने जानने की कोशिश की कि कैसे इस लंबी सीज फायर ने यहाँ के लोगों के जीवन पर असर डाला है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर के उल्लंघन की तकरीबन 600 वारदातें 2021 में दर्ज की गई। फिर दोनों के बीच समझौता हुआ। पिछले 3 सालों में LOC पर सीज फायर उल्लंघन की महज 2 घटनाएं घटी हैं। इसने एक उम्मीद को जन्म दिया। हमने बात की तुफैल अहमद भट्ट से, जो केरन में रहते हैं और एक होम स्टे चलाते हैं। जब से बॉर्डर टूरिज्म बढ़ा तो लोगों ने भी सोचा कि यहाँ पे लोगों का ये रोजगार है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। यहाँ पे बढ़ते हुए टूरिज्म को देख के फिर मैंने अपना होम स्टे रजिस्टर्ड करवा दिया। अभी बहुत सारे होम स्टे करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी होम स्टे नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोग बताते हैं कि पिछले 2-3 सालों में उन्होंने प्रगति की झलक देखी है। इदरिस अहमद खान एक दुकान चलाते हैं केरन में। उन्होंने हमें ये कहा, पिछले 50 सालों से यहाँ हुकूमतें हैं तो किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो जब से यहाँ मोदी सरकार आई उसने बहुत बड़े काम किए, अच्छे काम किए। यहाँ रोड भी आई, पावर आया। केरन के पूर्व सरपंच अब्दुल कादिर भट्ट से भी हम मिले। उन्होंने हमें ये बताया, मोदी जी ने भी ऐलान किया घर घर बिजली, उस जरिए से बिजली यहाँ आ गई। वो सहूलियत नहीं है जो बाहर वालों को है। आप उनकी बिजली देखे, रात को यहाँ रहे 1 सेकंड नहीं जाती है। उनकी रोड देखे 5 मिनट के बाद आपको गाड़ी। तो हम चाहते हैं कि उनसे हम दुगना तरक्की करें। जहां तक सड़कों की बात है, सरकारी डेटा बताता है कि जम्मू कश्मीर भारत के उन इलाकों में आता है जहां अधिक मात्रा में नए बॉर्डर रोड्स बने और ऐसे नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल भी दिया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर आपको बताऊं, अब भी मुश्किलें साफ नजर आती हैं वहां जाने पर। वहां पर सड़कों से सटे हैं कई चेक पॉइंट्स। हमारे पास सारे अप्रूवल्स थे, लेकिन उसके बावजूद कई बार हमारी तलाशी ली गई। नाहिदा परवीन एक ग्रेजुएट है और उन्होंने मुझे बताया कि वे भविष्य में एक टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन आज उनकी जरूरत क्या है? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि इंसान हर चीज़ यूट्यूब से सीखता है। ऑनलाइन जो भी काम हुआ, जो नहीं आया, इंसान नेट से ही सीखता है। वो इधर है ही नहीं। आप जाके उनको बताना, वहाँ नेटवर्क लगा दें बस। कई लोगों ने बताया कि आर्मी की बदौलत उन्हें पोर्टर या लेबरर के तौर पर रोजगार मिला, लेकिन बार बार लोगों ने युवाओं में बेरोजगारी की बात को भी सामने रखा। लोग वो भी है सर जो BEd करके, MTech करके, BTech करके, उनको कोई रोजगार नहीं है सर। सबसे बड़ा इस इलाके का जो मसला है वो बेरोजगारी है। वहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर पहाड़ी रास्तों से गुजरकर हम हमारी आखिरी मंजिल तक पहुँचे, मच्छिल वादी। वहाँ पहुँचने के बाद गांव वालों ने हमें कुछ बंकर्स दिखाए जहाँ कुछ ही साल पहले गोलीबारी से बचने के लिए वे जाया करते थे। सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन की कमी को लेकर वहाँ नाराजगी है और भी कई मसले हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वे चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। मच्छिल के रहने वाले अब्दुल अजीज लोन को सुनिए। हमें ये मतलब है कि एक घर में जब बड़ा होता है ना, बड़ा घर का मालिक, तो इस टाइम हमारा कश्मीर का कोई है ही नहीं। अगर मालिक इसका कहीं पैदा हो जाए, उम्मीद रखते हैं कि हमारा कुछ हो जाए।
भारत के बाकी बॉर्डर इलाकों की तुलना में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनके तहत गांव में आधुनिक सुविधाएं